अभी तक हमने ये समझा कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया और कैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास जैसे प्रोविंसेस में इस सिस्टम को अप्लाई करके वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का डीप एनालिसिस, इसका इम्पैक्ट समझते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि इस सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। रेवेन्यू को बहुत हाई रेट पर फिक्स करना, 1/10 और 1/11 जमींदार अपने पास रखेंगे, बाकी सारा ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाएगी। अगर इसको एक एग्जांपल से समझें तो अगर किसान ने 10 रोटी बनाई तो उसकी 1 रोटी जमींदार ले जाएगा और बाकी बची 9 रोटियां ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास ले जाएगी। और अगर गलती से किसान के पास कुछ बच गया तो सिर्फ वो उसका होगा, मतलब कुछ भी नहीं। तो हाई टैक्सेशन की वजह से जमींदार के पास सिर्फ मार्जिनल या फिर बिलो मार्जिनल रेवेन्यू ही बचता था खुद के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि 90% टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाती थी और इसी वजह से बहुत सारे जमींदारों की जमींदारी उनके हाथ से चली गई। दूसरा, राइज ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म को आप सब जमींदार भी बोल सकते हैं, मतलब एक जमींदार जिसके अंडर में एक छोटा जमींदार टैक्स रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा। लेकिन इन सब जमींदार्स का राइज कैसे हुआ और कैसे ये पीजेंट्स को पहले से भी ज्यादा परेशान और एक्सप्लॉइट करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से जमींदार्स तो पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर ही रहे थे, लेकिन सब जमींदार्स या फिर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स के आ जाने के बाद पीजेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन और बढ़ गया, क्योंकि अब सब जमींदार्स को भी उनका प्रॉफिट चाहिए था। तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड का मतलब है जब एक जमींदार अपनी खुद की जमीन को रेंट पर दे देगा, लेकिन वह जमींदार उस रेंट पर दी हुई जमीन के आसपास नहीं रहता है, वो कहीं और माइग्रेट कर जाता है। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स का राइज इसलिए हुआ क्योंकि मैक्सिमम जमींदार अपनी लग्जरी लाइफ को जीने के लिए कैलकाटा और बड़े बड़े शहरों में माइग्रेट कर जाते थे और अपनी जमीन पर रेंट कलेक्शन के लिए एक जमींदार को अपॉइंट कर दिया करते थे। इसी की वजह से एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का कंसेप्ट राइज होता है। इसके बाद हाई टैक्स रेट्स के कारण बहुत सारे जमींदार्स को अपने एस्टेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ा, जिसे पत्नी तालुक कहा गया, और उन लैंड को पत्नीदार को एक फिक्स रेंट पर दे दिया गया। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ईस्ट इंडिया कंपनी ने करी, क्योंकि उन्होंने ह्यूज टैक्स फिक्स कर दिया बिना जमींदार्स के कंसल्टेशन के। आइए जानते हैं कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स का इम्पैक्ट क्या रहा। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स ने जमींदार को उनकी खुद की जमीन से अलग कर दिया था। अब कोई भी मर्चेंट बड़ी आसानी से जमींदार बन सकता है, सिर्फ उसके ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही थी और जो सोसाइटी में लोअर सेक्शन था, जो नीचे तबके का आदमी था, वो सिर्फ एक स्लेव बन के रह गया था। पीजेंट्स क्लास गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दिन पर दिन गिरता जा रहा था, क्योंकि अब एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स को भी रेवेन्यू कलेक्शन करना था और प्रॉफिट अर्न करना था, तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे तो कोई ध्यान दे ही नहीं रहा था। पीजेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता ही जा रहा था और इस एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए पीजेंट्स मनी लेंडर से पैसे उधार ले लिया करते थे, लेकिन इससे उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई, क्योंकि अब उनको एक हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मनी लेंडर्स को भी पे करना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको मनी लेंडर्स के यहाँ पर मजदूरी भी करनी पड़ेगी। आप समझ सकते हैं कि इस सिस्टम में पीजेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन किस लेवल तक चला गया, लेकिन ब्रिटिशर्स को इससे कोई भी मतलब नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे। आइए थोड़ा बात करते हैं इस सिस्टम के एनालिसिस पे। ये सिस्टम अच्छा साबित हो सकता था अगर ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉपर सर्वे करके टैक्स के प्रोविजंस को बनाती और हार्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही टैक्स को कलेक्ट करती, लेकिन ऐसा उसने बिल्कुल नहीं किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का यह मानना था कि इस सिस्टम से उनको कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ। आप लोग ये सोचोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये कैसे बोल सकती है, इतना एक्सप्लॉइट करने के बाद कोई ये बात कैसे बोल सकता है कि उसका प्रॉफिट नहीं हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू फिक्स था, चाहे प्रॉफिट हो या नुकसान हो। तो यहाँ पर घटिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने 2 केसेस बताए। पहला केस, अगर क्रॉप या एग्रीकल्चर बेकार होता है तो जमींदार का लॉस तो होगा, लेकिन हमारा टैक्स फिक्स है,
तो यहाँ पर तो बात ठीक है, लेकिन सेकंड केस में अगर क्रॉप या एग्रीकल्चर अच्छा होता है और जमींदार को उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, तब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स जाएगा। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना यह था कि अगर क्रॉप अच्छा हुआ है तो हमारा टैक्स भी ज्यादा होना चाहिए। यह एक बहुत ही घटिया और लालची सोच थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। यहाँ पर सवाल यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतना सारा टैक्स कलेक्ट कर रही है, लेकिन फिर भी ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? तो याद रखिए, ये टाइम 18th सेंचुरी का है, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सपेंड करना था, और एक्सपेंड करने के लिए उन्हें इंडिया में मराठा, मैसूर जैसी सुपर पावर से भी लड़ना था। 18th सेंचुरी में इंडिया में एक्सपेंड करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, वो है वॉर के थ्रू एक्सपेंड करना। वॉर के लिए पैसे की बहुत जरूरत थी। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सारा ध्यान रेवेन्यू कलेक्शन पे लगाया, अपने रिसोर्सेज को बचाने में लगाया और खुद की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने में लगाया। आई होप आपको इस सिस्टम की प्रॉब्लम्स, इसका एनालिसिस और उसका इम्पैक्ट समझ में आया होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से इस सिस्टम को अप्लाई किया, तो आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।